मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका हम साइंस की क्लास में हमारा टॉपिक चलेगा पेचिश। इससे पहले हमने अशुद्ध जल से फैलने वाले दो रोग आपको पढ़ा दिए हैं। पहला पढ़ाया था हमने आपको हैजा और दूसरा पढ़ाया था मियादी बुखार या टाइफाइड। तो ये दोनों रोग भी आपके किससे फैल रहे थे? अशुद्ध जल के द्वारा। उसके बाद अब तीसरा नंबर आया है आपका पेचिश या डिसेंट्री। तो ये भी किससे फैलने वाला है? अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। देखिए इसे, यह रोग प्राय दो प्रकार के जीवाणुओं द्वारा फैलता है। पहला जीवाणु क्या है आपका? एक वैसिलरी जीवाणु है और दूसरा है आपका एमीबोइड जीवाणु। ये दो जीवाणु हैं जिनके द्वारा पेचिश रोग फैलता है। तो ये क्या होते हैं कि ये जीवाणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये आंतों में घाव कर देते हैं जिससे रोगी को कुछ भी हजम नहीं होता। यानी कि उसके जो भी कुछ वो खाता है उसको कोई भी खाना जो है पचता नहीं है और पेट में जो है ऐंठन होती है और बार बार दस्त आने लगते हैं। मल के साथ श्लेष्मा एवं कभी कभी रक्त भी आने लगता है। तो दो जीवाणुओं के द्वारा फैल रहा है पेचिश रोग। कौन कौन से हैं? एक तो बैसिलरी जीवाणु और दूसरा है आपका एमीबोइड। तो ये क्या काम करते हैं? जिस व्यक्ति को पेचिश हो जाती है उस व्यक्ति की आंतों में घाव उत्पन्न कर देते हैं और घाव उत्पन्न करने के बाद फिर क्या होता है कि जो रोगी होता है उसके कोई भी भोजन पचता नहीं है। यानी कि कोई भी भोजन उसके जो है हजम नहीं होता है और पेट में भी ऐंठन सी होती रहती है और बार बार दस्त आने लगते हैं और मल के साथ श्लेष्मा या आंव एवं कभी कभी रक्त भी आने लगता है। तो ये तो हो गया आपका पेचिश रोग कि कैसा होता है। उसके बाद आपका दूसरी स्टेज आती है आपकी कि उद्भवन काल। इस रोग का उद्भवन काल जो होता है वो कितना होता है? 1 से 2 दिन तक होता है। याद रहेगा, उद्भवन काल जो है पेचिश का वो कितना है? 1 से 2 दिन तक होता है। नेक्स्ट देखिए इसका संक्रमण। इसका संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है? इस रोग की वाहक भी क्या होती है? मक्खियां ही। आपसे पहले भी पढ़ा था आपने मक्खियों के बारे में। तो वो कौन से रोग में पढ़ा था? हैजे के बारे में, कि वहां भी जो है हैजा रोग फैलाने में सबसे मुख्य जो वाहक थी वो कौन थी? मक्खियां ही थी। तो यहाँ भी पेचिश रोग को फैलाने की जो मुख्य वाहक होती है वो भी कौन होती है? मक्खियां ही होती है, जो रोगाणुओं को खाद्य एवं पेय पदार्थों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो कौन होती है इसकी भी मेन वाहक? मक्खियां होती है। जो हमारे रोगाणु होते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ यानी कि हमारे जो भोजन तक पहुंचाने का कार्य करती है वो मक्खियां ही करती हैं। इन पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति को पेचिश हो जाती है। मतलब कोई भी भोजन है या कोई भी पेय पदार्थ है वहां तक रोगाणु किसने पहुंचाए हैं? मक्खी ने पहुंचाए हैं। अब वो पहुंचाने के बाद फिर उस भोजन का या पेय पदार्थ का हमने खाने के लिए प्रयोग कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है और करने के बाद फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति को पेचिश हो जाती है। और यह भी देखा गया है कि जो है अशुद्ध वायु, भोजन, अधिक भीड़, कब्ज तथा अधिक परिश्रम आदि कारक भी जो है इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। को मक्खियों के द्वारा तो फैलता ही फैलता है। उससे अलग क्या होता है कि अगर अशुद्ध वायु भी जो है हम सांस के द्वारा लेते हैं या फिर अशुद्ध भोजन खाते हैं या अधिक भीड़ में जाते हैं या कब्ज की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां पर भी क्या होता है कि वहां भी जो है पेचिश रोग हो सकता है। यानी कि ये भी पेचिश रोग को फैलाने में सहायक हो सकते हैं। आगे देखिए अब नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी लक्षण। यहाँ तक समझ आ गया आपको? के बाद देखिए लक्षण में क्या होगा। क्या होगा? पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त होने लगते हैं और कभी कभी मल के साथ श्लेष्मा, रक्त एवं आंव भी होती है और कभी कभी 103 डिग्री से 104 डिग्री तक ज्वर भी हो सकता है। 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है उस रोगी को ज्वर भी हो सकता है और दिन में
दिन भर में लगभग 20 से 25 बार तक दस्त हो जाते हैं। कितने? 20 से 25 बार तक भी उस रोगी को दस्त हो जाते हैं, जिससे रोगी बहुत कमजोरी महसूस करने लगता है। ये आपको पता है, दस्त हो जाने पर जब बार बार व्यक्ति को दस्त आएंगे तो उसके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो ये हो गए इसके लक्षण। कौन कौन से बताए अभी हमने आपको कि पेट में क्या हो जाती है? ऐंठन हो जाती है और बार बार दस्त आने लगते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि कभी कभी मल के साथ श्लेष्मा, रक्त एवं आंधी आ जाती है। और उसके बाद क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति का, यानी कि रोगी व्यक्ति का जो है, जिसको पेचिस हो गई है, उसके शरीर का जो ताप है, वो उसका जो ज्वर है वो कितना हो जाता है? 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। और एक पॉइंट और हो सकता है आपको कि, और क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति को 20 से 25 बार तक दिन भर में दस्त हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में कमजोरी पैदा हो जाती है। आगे देखिए, ये तो हो गया आपके लक्षण। उसके बाद आती है आपकी स्केच बचाव के उपाय। देखिए इसमें क्या होता है। अब देखो, जब हमें लक्षण का पता चल गया तो कुछ तो बचाव के उपाय भी होने चाहिए जरूर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि रोग के बचाव के लिए हर प्रकार की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को पेचिस हो जाए तो सबसे पहले क्या है कि उस रोग से बचाव के लिए हर प्रकार की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, जहाँ तक हो सके पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। भोजन एवं बर्तनों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब जिस किसी व्यक्ति को पेचिस हो गई है तो उस व्यक्ति को क्या है कि उसे जो है पानी भी उबाल कर देना चाहिए और उसके बर्तनों एवं भोजन की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। आगे, मक्खियों से बचाव के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ ही जो है पेचिस को फैलाने में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाहक होती है। सभी खाद्य सामग्रियों तथा पेयजल को मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए, यानी कि हमें उसके भोजन को, पानी को, सबको ढककर ही रखना चाहिए। रोग फैलने की आशंका होने पर गांव के कुओं में लाल दवा अवश्य डाल देनी चाहिए। मान लिया अगर ये रोग जो है ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में फैल सकता है, तो वहाँ के जो कुएं होंगे उन कुओं में कौन सी दवा डाल देनी चाहिए? लाल दवा। इसके बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, पहले चैप्टर में, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसे क्या है कि इसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा को जो है कुओं में डाल देनी चाहिए, जिससे उस जल को अशुद्ध होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया हो तो अन्य व्यक्तियों को उसके निकट संपर्क से बचना चाहिए। रोगी व्यक्ति के मल को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। मान लिया अगर किसी भी व्यक्ति को किसी के घर में पेचिस हो जाए तो उस व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में भी नहीं लाना चाहिए और उसके मल को जो है कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो गए आपके बचाव के उपाय। उसके बाद आपकी आखिरी स्केच है कि रोग का उपचार। ये तो आपने बचाव पर देखे, अब उपचार, इसका उपचार भी जरूर होगा कोई ना कोई। तो देखिए इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? रोग हो जाने पर चिकित्सक की राय से दवा लेनी चाहिए। ज्वर होने की स्थिति में ज्वर को नियंत्रित, ज्वर यानी कि फीवर को नियंत्रित रखने के लिए भी दवा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि अगर किसी को ये रोग हो जाए तो फौरन ही हमें चिकित्सक या डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। और अगर उसको ज्वर यानी कि फीवर जो है 103 डिग्री या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका है तो उसके बुखार को भी नियंत्रित रखने के लिए भी दवा लेनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त आराम भी करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को हल्का एवं सुपाच्य आहार देना चाहिए। रोग की स्थिति में व्यक्ति को फटे दूध का पानी
मट्ठा, जौ का पानी तथा फलों का रस देना चाहिए। क्या है कि अगर मतलब उस रोगी को जो है एक तो आराम भी कराना है, दूसरा उसका जो है खाना यानी कि उसको बहुत ही हल्का और सुपाच्य यानी कि जिस भोजन को वो आसानी से पचा सके ऐसा भोजन ही देना चाहिए उसको। और रोग की स्थिति में उस व्यक्ति को क्या है फटे दूध का पानी दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, जौ का पानी और फलों का रस भी हम दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोगी निर्जलीकरण का शिकार ना होने पाए यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रोगी को जीवन रक्षक घोल पिलाते रहना चाहिए। जब उसको दस्त हो जाएंगे तो उसके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो इस बात को हमें ध्यान रखते हुए कि उसके शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो यानी कि निर्जलीकरण ना हो, तो उस रोगी के क्या करना चाहिए, हमें जीवन रक्षक घोल को जो है जीवन रक्षक घोल आता है उसको बार बार पानी में घोलकर पिलाते रहना चाहिए। तो ये आज का आपका टॉपिक था पेचिस का। तो सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। स्केच आपको ये सारी स्केचेस सारे टॉपिक में आपकी यही चल रही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसके द्वारा फैल रहा है और कुछ नहीं। ये सभी चीजें आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि पेचिस जो है किसके द्वारा फैल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि दो जीवाणु है उसमें, एक जीवाणु होता है बैसिलरी और दूसरा जीवाणु होता है एमीबोइड। ये आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट वाले जो होते हैं। उससे अलग आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि पेचिस का जो उद्भवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, तो आप वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो वहां पर आप 1 से 2 दिन पर भी टिक कर सकते हैं। उससे अलग और भी क्वेश्चन बन सकता है आपका शॉर्ट में। देखो मैंने तो आपको पूरा डिटेल्स में जो कराया वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग में से ही हमारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट निकल आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखिए अब इसके बाद फिर संक्रमण पूछ सकता है, जैसे ऑप्शन दिए हुए हो आपके कि पेचिस जो है पेचिस की जो मुख्य वाहक होती है वो कौन हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कौन हो सकती है, मक्खियां हो सकती है। लक्षण ये हमने आपको बताई दी है। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पेचिस रोग के लक्षण लिखिए, तो आप 2-3 पॉइंट इसके आसानी से लिख सकते हैं। बचाव के उपाय पूछ लिए जाए वो लिख सकते हैं और रोग का उपचार है वो भी बता सकते हैं। या ऐसे भी आ सकता है कोई क्वेश्चन आपका कि पेचिस के जो रोगी होते हैं उसको दिन भर में कितनी बार दस्त आ सकते हैं, तो वहां पर आपके ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप वहां पर क्या टिक करेंगे 20 से 25 बार तक। और ये पूछ लिया जाए कि पेचिस वाले व्यक्ति को जो है ज्वर कितने डिग्री तक हो सकता है यानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, तो वहां आप बता सकते हैं 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। या ये पूछ लिया जाए कि अगर गांव में पेचिस रोग के फैलने की आशंका हो तो गांव के कुएं में कौन सी दवा को डाल देना चाहिए, तो वहां आप बता सकते हैं लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए ये आपका आज का टॉपिक इतना ही था। उसके बाद अब आपका कल टॉपिक शुरू होगा अब